चलिए, जय हिंद। अब हमारा जो नेक्स्ट आयोग है वो है एनजीटी। एनजीटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। हरित मतलब ग्रीन, बिल्कुल सही। हरित मतलब ग्रीन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का काम क्या है? ग्रीन। अच्छा, ग्रीन जो शब्द होता है वो किस चीज को परिभाषित करता है? हमारे पर्यावरण को। और हम जानते हैं कि शायद पर एक अच्छे वातावरण में या एक अच्छे पर्यावरण में रहना ये हमारा मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत है। तो हमारा तो मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार को मेंटेन करने के लिए तो कोई चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होंगे, ठीक है, जो भी वाद होंगे, पर्यावरण मतलब अब पर्यावरण में बहुत सारी क्षतियां भी होती हैं। कहीं पे क्या हो जाना? बाढ़ आ जाना, कहीं पर भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये ऐसी चीजें या प्राकृतिक घटनाएं होना, जिससे कोई ऐसी प्राकृतिक घटना होना, मान लीजिए कि यहाँ सड़क से कोई पेट्रोल का टैंकर गुजर रहा था, जिससे वहां पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और आसपास का जो पर्यावरण था या जो पेड़ पौधे थे वो सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, या जो चीज खराब हो चुकी है उसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, या पर्यावरण की वजह से जिस मनुष्य या जिस नागरिक के जीवन को क्षति पहुंची है या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंची है, उसको मुआवजा दिलाने का काम वो कौन करता है? एनजीटी करता है। तो एनजीटी काम तो बहुत अच्छा करता है ना। हमें एनजीटी समझना है कि एनजीटी आखिर है क्यों, बना क्यों, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, और डिटेल्ड में हम समझेंगे इसकी संरचना क्या है, इसमें सदस्य कौन होते हैं, इसमें काम करने वाले कौन होते हैं, क्या एक संवैधानिक संस्था है या एक सांविधिक संस्था है। तो ये चीजें हमें देखना है, और इनकी नियुक्ति आखिर किसके द्वारा की जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको ये याद रखना है, 1992 रियो डी जेनेरो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो का नाम सुना है? किस देश में है? ब्राजील, है ना। रियो डी जेनेरो कहां पे, वर्ष कौन सा? 1992। अब एक सम्मेलन होता है, इसमें प्रत्येक राष्ट्र पर्यावरण नुकसान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दायित्व और मुआवजा से संबंधित राष्ट्रीय विधियों का क्या करेंगे, यहाँ पर सभी राष्ट्र बैठते हैं और ये डिसीजन होता है और सभी इस पर अपनी सहमति बैठाते हैं कि अब से पर्यावरण नुकसान से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके दायित्व और मुआवजे से संबंधित हम क्या करेंगे सभी। क्योंकि देखो क्या होता है, पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का काबू नहीं है किसी का काबू। अगर कभी आंधी या तूफान या सुनामी आना है तो कोई उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मनुष्य आज भी इस काबिल तो नहीं हो पाया है कि वो पर्यावरण से संबंधित क्षतियों को रोक पाए। हाँ, हम कुछ हद तक उसको कम जरूर कर सकते हैं अपने कार्य करके। अब होता क्या है, जब भी भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो किसी ना किसी का नुकसान या क्षति तो होती है। तो उस क्षति की पूर्ति भी तो किसी को करना चाहिए, वरना उसका जीवन तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो बस उसी कार्य के लिए क्या डिसाइड किया जाता है कि अब सारे राष्ट्र क्या करेंगे, ऐसी विधियों का निर्माण करेंगे। कब किया जाता है? 1992। कौन सा सम्मेलन? रियो डी जेनेरो, ठीक है। इसी के तहत फिर क्या होता है, एक एनजीटी अधिनियम आता है। बस अधिनियम आ गया, मतलब हमें एक चीज पता चल गई है कि ये आयोग किस प्रकार का आयोग है, विधिक या सांविधिक। हमें अधिनियम दिखा तो हमें सीधे समझ लेना है क्या है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ आयोग अधिनियम के तहत बने और बाद में जाकर संशोधन होकर वो क्या बन गए, संवैधानिक आयोग बन गए। पर हम जब एनजीटी को देखते हैं तो एनजीटी संवैधानिक आयोग नहीं है। एनजीटी एक किस प्रकार का आयोग है, विधिक या सांविधिक। अब एनजीटी अधिनियम कब आया, और इसकी धारा 3 के तहत उसी वर्ष किस डेट को, 18 अक्टूबर 2010 को गठन किया जाता है किसका, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। तो कब आया अधिनियम, और उसी वर्ष किस दिनांक को, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन कर दिया जाता है। चलिए ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई, जिसे आज हम पढ़ेंगे। मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की क्या करती है, सुनवाई करती है। अब एनजी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्यों अनुच्छेद 21 से प्रेरित?
क्योंकि हमें एक स्वस्थ पर्यावरण में जीवन का अधिकार है या रहने का अधिकार है। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा है। इसीलिए आर्टिकल 21 से प्रेरित होकर आपका ये जो ट्रिब्यूनल है पावर प्राप्त करता है। अभी किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? सिंपल सी बात है, जब बात पर्यावरण की हो रही है तो इसकी नोडल एजेंसी भी कौन होगा? पर्यावरण मंत्रालय। यह एक सांविधिक या अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक इसलिए बोला गया है कुछ मामलों में क्योंकि ये सुनवाई भी करता है और ये मुआवजे के लिए क्या कर सकता है? सरकार को सिफारिश कर सकता है, ये वादों को सुन सकता है। जब वादों को सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ इसे मुआवजे की जरूरत है, तो सिफारिश किसको करेगा? फिर सरकार को करेगा। एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय कहां पर है? मुख्य हेडक्वार्टर, मुख्य हेडक्वार्टर आपका कहां है? दिल्ली। 4 आपका देखो अभी इंपॉर्टेंट हो गया। एक कहां पर है? मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल, कलकत्ता, पुणे और चेन्नई। भोपाल, कलकत्ता, पुणे, चेन्नई। मुंबई में है क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे और भोपाल। मुख्य कहां पर है? नई दिल्ली। 4 आपके भोपाल, कलकत्ता, पुणे और चेन्नई। अब देखो पर्यावरण संबंधी न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला भारत तीसरा देश है। तो पहला देश कौन है? पहला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरा देश था आपका न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश कौन है? भारत है, जिसने किसी पर्यावरण से संबंधित अधिकरण को क्या किया? निर्मित किया। ठीक है। और विकासशील देशों की यदि बात की जाए तो भारत उसमें पहला है जिसने क्या किया है? हमारा विकसित किया। सॉरी, विकासशील देशों में तीसरा है जिसने क्या किया है? हमारा एनजीटी को बनाया हुआ है। क्लियर है इतनी चीजें? किस अधिनियम के तहत बना? 2010 अधिनियम। किस डेट को बना? 18 अक्टूबर 2010 को बना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल और चेन्नई, ये इसके 4 क्षेत्रीय। और 21 आर्टिकल से पावर प्राप्त करता है या प्रेरित? आर्टिकल नंबर 21 से। चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, सरल है ये, आगे बढ़े। अब सबसे बढ़िया चीज है इसकी संरचना, जो समझने लायक चीज है। ठीक है। तो आयोग में कहीं ऐसा नहीं है कि 5 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। एक्चुअल में इसमें सदस्य संख्या दी ही नहीं गई है कि आपको कितने सदस्य रखना है। इसमें केवल क्या बोला गया है कि देखो एक तो इसमें क्या होगा, जो कि हर आयोग में कंपलसरी मस्ट है कि आपको एक क्या रखना पड़ेगा? अध्यक्ष। तो चलो एक अध्यक्ष हो गए। इसके बाद बोला गया इसमें कि इसमें न्यायिक सदस्य होंगे व विशेषज्ञ सदस्य होंगे। 2 प्रकार के सदस्य होंगे, एक न्यायिक और दूसरा और एक चीज, इनकी संख्या 10 से अधिक होगी परंतु 20 से कम होगी। अच्छा, 10 से कम होगी 20 से, 10 से अधिक होगी 20 से कम। अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा केंद्र सरकार। कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। देखो स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार की अधिसूचना पर। यानी संरचना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? अब केंद्र सरकार उसमें एक बैठाएगी पूर्णकालिक अध्यक्ष और बैठाएगी न्यायिक सदस्य। और अब नाम से क्लियर है, न्यायिक सदस्य मतलब कहां से आएंगे? न्यायालय से संबंधित होंगे। और विशेषज्ञ मतलब उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे या अनुभवी होंगे, वही आएंगे। परंतु 10 से अधिक और 20 से कम होंगे। यानी 10 भी हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, परंतु 21 नहीं हो सकते, 20 से अधिक नहीं हो सकते। ये क्लियर है यहां, ये चीज ठीक है। अब देखना, अधिकरण का अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है। देखो ये चीज तो हम हर आयोग में देखते आ रहे हैं कि जब जब अध्यक्ष को जरूरत पड़ी है तो उसने अलग अधिक सदस्यों को इनवाइट करके अपनी मदद के लिए बुलाया है। आवेदन व अपील की सुनवाई के समय, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, आवेदन या अपील, आवेदन मतलब या अपील मतलब कि जब आप किसी सुनवाई में बैठे हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, तब विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्यों की संख्या एक समान होनी चाहिए। मतलब कि मान के चलते हैं कि कोई सुनवाई हो रही है तो उसमें एक अध्यक्ष बैठेंगे और 5 न्यायिक सदस्य हैं, तो 5 कौन होंगे? विशेषज्ञ। ऐसा नहीं होगा कि ये 5 हो गए और ये 4 हो गए, ये चीज नहीं होगी। 5 विशेषज्ञ बैठेंगे और 5
5 ही नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, परंतु 20 से कम, 10 से अधिक होने चाहिए। क्लियर है? तो जब भी कोई सुनवाई होगी, ठीक है, जब भी बैठक में ये बैठेंगे, तब अध्यक्ष बैठेंगे और न्यायिक सदस्य और आमंत्रित न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। ये ठीक है? अब देखते हैं कि ये जो सदस्य हैं ये किस क्षेत्र से चुनकर आते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो, जो आपका अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का, क्या यहां मुख्य लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, ये अध्यक्ष बन सकता है, या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। सिंपल है, अध्यक्ष वो बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, और जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या, ये कौन हो गया, अध्यक्ष। अब हमने देखा था न्यायिक सदस्य चुनकर आते हैं, अब न्यायिक सदस्य कौन बन सकते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, न्यायाधीश का मतलब होता है अन्य न्यायाधीश, समझ में आ रहा है? जब मुख्य लिखा हो मतलब चीफ जस्टिस की बात हो रही है, अब यहां पे लिखा है क्या मुख्य, तो केवल न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, ये सदस्य चुनकर आ सकते हैं किसमें, न्यायिक सदस्यों में। देखो, हमने देखा कि एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष कहां से चुनकर आएगा, इसकी एलिजिबिलिटी नंबर 1 है कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा, या तो आप इसमें से चुनकर ले आओ, अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे फिर, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, यहां से आप अध्यक्ष चुनकर, इन दोनों में से किसी एक से आप अध्यक्ष चुनकर ला सकते हो। अब आपको न्यायिक सदस्य चुनना है, तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा, और हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा, इनमें से आप चुनकर ला सकते हैं किन्हें, न्यायिक सदस्यों को। ये चीजें समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं विशेषज्ञ सदस्य। विशेषज्ञ मतलब होता है अनुभवी, अनुभवी मतलब जिन्हें उस क्षेत्र का क्या हो, ज्ञान हो। अब ये अनुभवी सदस्य या फिर विशेषज्ञ सदस्य देखो कहां से आएंगे, जिनको कौन सी उपाधि प्राप्त हो, डॉक्टरेट, डॉक्टरेट की उपाधि कब प्राप्त होती है, पीएचडी, जिनको भौतिक के क्षेत्र में, प्राण विकास के क्षेत्र में मास्टर ऑफ साइंस हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, या तो डॉक्टरेट उपाधि हो आपको इनमें, या इनमें आप क्या होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। पर इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो फिर सब एलिजिबल हो गए, क्योंकि कितने लोगों ने मास्टर ऑफ साइंस करके रखी, कितने लोगों ने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करके रखी, पर इतने में काम नहीं चलेगा। अब ये क्या बोलते हैं कि पहले तो आप इस चीज को फिल करो, आप जब इस चीज को फिल करोगे तब आप नीचे वाली लाइन पढ़िए कि इनमें से एक क्षेत्र में तथा सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव, किस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव, जो 15 वर्ष हैं उनमें 5 वर्ष का अनुभव पर्यावरण और वन क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था में रहे हों। देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि हम विशेषज्ञ सदस्य को वहां से बुलाएंगे जिनको इस क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होगी, या तो मास्टर ऑफ साइंस होंगे, या तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होंगे, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों से बुलाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि वो कम से कम इन क्षेत्रों में 15 वर्ष कार्य किए हो, और 15 वर्ष में कम से कम 5 वर्ष उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया हो, तो वो इस अधिकरण के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब विशेषज्ञ सदस्य केवल यहां से नहीं बुलाए जाते। अब एलिजिबिलिटी नंबर 2 कि केंद्रीय तथा राज्य सरकार, अब यहां सरकारी लोग आ गए, केंद्रीय तथा राज्य सरकार में किसी प्रतिष्ठित संस्था में पर्यावरण विषयों में संबंधी 5 वर्ष का अनुभव सहित 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो। अब उन्होंने क्या बोला कि देखो, आप इन चीजों में नहीं हो तो आप केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम में होने चाहिए, यानी किसी पद पर होने चाहिए, कम से कम कितने वर्ष, 15 वर्ष, और उसमें आपने 5 वर्ष किसमें कार्य किया हो, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया हो, तो आप विशेषज्ञ सदस्य द्वारा चुनकर आ सकते हैं। ये चीज समझ में आई? चलो देखते हैं इसकी संरचना। चलिए, एक कौन होगा, एक अध्यक्ष। चलिए, अध्यक्ष कहां से चुना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, वही चीज है, अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मुख्य नहीं लिखा ना,
तो बस वही बात है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है, ये बन सकता है क्या अध्यक्ष। अगर ये नहीं तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा, तो या तो ये अध्यक्ष बनेगा या तो ये अध्यक्ष। यहां से हम क्या चुन लेंगे अध्यक्ष। इसके बाद हम चुनते हैं किन सदस्यों को, न्यायिक सदस्यों को। न्यायिक सदस्यों को देख लेते हैं। जो न्यायिक सदस्य होते हैं उनका क्राइटेरिया नंबर 1 कहां से, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, ठीक है, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा, या हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या। इन तीनों ही क्राइटेरिया से सदस्य चुनकर आ सकते हैं। कौन से सदस्य, न्यायिक सदस्य। अब बात करते हैं हम किनकी, विशेषज्ञ सदस्यों की। अब बात करते हैं विशेषज्ञ सदस्य। चलिए सबसे पहले बताइए कौन सी उपाधि होनी चाहिए, डॉक्टरेट की उपाधि प्राण क्षेत्र में या फिर आपका भौतिक क्षेत्र में, बिल्कुल सही, भौतिक में, ठीक है। इसके बाद ये डॉक्टरेट मतलब डॉक्टर नहीं है, है ना, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है यहां पर। इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चीज में, इन चीजों में कम से कम कितने वर्ष का, 15 वर्ष का अनुभव। और इन्हीं 15 वर्षों में से अलग से 5 वर्ष नहीं, इन्हीं 15 वर्षों में कितने वर्ष का, 5 वर्ष का किस क्षेत्र में, पर्यावरण या वन क्षेत्र में अनुभव। या तो यहां से सदस्य चुन के आ सकते हैं, कौन से, विशेषज्ञ सदस्य, या कहां से, केंद्र या राज्य सरकार के पद में कितने वर्ष का, 15 वर्ष, जिसमें से 5 वर्ष किसमें हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो। यहां से चुनकर आपके सदस्य आ सकते हैं। तो अब ये बताओ क्या ये मुश्किल है, आसान था। हमने अध्यक्ष कहां से लाया, न्यायिक सदस्य कहां से लाया, एकदम क्लियर है। एक बार जल्दी से बताओ, अध्यक्ष का क्राइटेरिया नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, ठीक है। न्यायिक सदस्य कहां से आ सकते हैं, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा यहां से आ सकते हैं। 10 से अधिक परंतु 20 से कम। अच्छा, इन दोनों को ही लेकर, है ना, केवल इसको नहीं, ये दोनों ही मिलाकर कितने होने चाहिए, 10 से अधिक परंतु 20 से कम। और जब भी कोई बैठक होगी या सुनवाई होगी तो दोनों सदस्यों की संख्या समान होना आवश्यक है। ये डॉक्टरेट की उपाधि मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसमें इन्हें 15 वर्ष का अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव हो और उसमें उन्होंने 5 वर्ष का पर्यावरण या वन के क्षेत्र में कार्य किया हो, ठीक है। अगर नहीं तो किसी सरकारी सेवा में हो, केंद्र की या राज्य की, जिसमें 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो और 5 वर्ष का पर्यावरण और वन क्षेत्र में अनुभव हो। क्लियर है, यहां से सदस्य चुने जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ूं, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नियुक्ति कौन कर सकता है, आप बताओ। अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा परामर्श करके भारत के मुख्य न्याय केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाएगी। पूरे चला गया। केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति। क्यों परामर्श करके, क्योंकि आप अध्यक्ष कहां से चुनकर ला रहे हो, न्यायालय से चुनकर ला रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको एक बार किससे परामर्श करना पड़ेगा, मुख्य न्यायाधीश से। कहां के मुख्य न्यायाधीश से, जब लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जो आपका कहां पर स्थित है, दिल्ली में। इसके बाद न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति ऐसी चयन समिति की सिफारिश द्वारा की जाएगी जिसका निर्धारण कौन करेगा,
और एक चीज है कि ये चयन समिति कौन होगी, कैसी होगी, कहाँ से होगी, इसका उल्लेख कहीं पर भी किया नहीं। जो नहीं किया गया तो हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि न्यायिक जो आपका अध्यक्ष है वो किसकी सिफारिश पर आएगा, मुख्य न्यायाधीश। और जो आपके न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हैं वो एक समिति जो केंद्र सरकार गठित करेगी उसके आधार पर चुने जाएंगे। पर वो समिति कौन होगी, उसके सदस्य कौन होंगे, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है ये चीज? अभी इसमें और अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आई एक और शानदार चीज, बात करते हैं पदवी और सेवा शर्तें। तो इसमें इतना बस नहीं लिखा कि 5 वर्ष और 70 वर्ष जाओ खुशी मनाओ दिवाली मनाओ, ऐसा नहीं है। इसमें हर चीज का क्राइटेरिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से सदस्य आया है तो उसकी एज लिमिट अलग होगी, अगर हाई कोर्ट से सदस्य आया है तो उसकी एज मतलब पदवी अलग होगी, और यदि आपका सदस्य विशेषज्ञ है तो उसकी पदवी। तो इसको हम और सरल बना देते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। यदि लिखा हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कहीं भी, जैसे हमने दो जगह सुप्रीम कोर्ट की बात की है, एक अध्यक्ष में और एक सदस्य में, यदि लिखा हो सुप्रीम कोर्ट तो 5 वर्ष और कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। अभी इन सबको छोड़ दो आप, हमें दिख ही नहीं रहा सामने कुछ लिखा है, जहां दिख जाए सुप्रीम कोर्ट वहां 5 वर्ष, या जहां लिखा हो हाई कोर्ट वहां 5 वर्ष या 67 वर्ष, 567। अभी तक 67 कहीं देखा किसी आयोग में? बस यही दिखेगा आपको, 5 वर्ष या 67। और जहां ना हाई कोर्ट हो ना सुप्रीम कोर्ट हो, केवल विशेषज्ञ सदस्य हो, वहां 5 वर्ष या, इतना ही आसान है बस। मत इतना दिमाग लगाओ, मत परेशान हो। जहां सुप्रीम कोर्ट है वहां पर कितना, 570, जहां पर हाई कोर्ट है वहां कितना, 567, और जहां विशेषज्ञ सदस्य वहां कितना। अब देखना, अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या, 5 वर्ष या 70 वर्ष। यदि अध्यक्ष चुना जाता है इस क्राइटेरिया से, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, तो 5 वर्ष या 67 वर्ष। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं न्यायिक सदस्यों में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है अगर न्यायिक सदस्य, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है तो 5 वर्ष या 67 वर्ष। हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है तो 5 वर्ष या, तो हमने देखा कि जहां जहां हाई कोर्ट का यूज हुआ वहां एज लिमिट कितनी हो गई, 567। जहां सुप्रीम कोर्ट की बात की वहां कितना हो गया, 5 और 70। अब इन सबको हटाकर जहां विशेषज्ञ सदस्य हैं, जो हमने अभी पढ़ा, डॉक्टरेट की उपाधि या सरकारी सेवा में 15 वर्ष का अनुभव, वो सारे सदस्यों की कितनी होगी, 5 वर्ष या 65 वर्ष। और सभी पुनः नियुक्ति के लिए क्या है, अपात्र है, मतलब पुनः अपने टर्म ओवर होने के बाद वो इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। कि वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार। चलो, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के दो क्राइटेरिया है, एक वो चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, और एक होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। चलिए इसकी कितनी होगी पदवी, 5 या, इसकी कितनी होगी, 5। सही है। अब चलते न्यायिक सदस्यों की ओर। जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो 3 प्रकार से चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है। चलिए इसकी बताइए, सुप्रीम 5, इसकी 567, और यहां पर 567। क्लियर है? और इन सब के अलावा जो हमारे विशेषज्ञ सदस्य हैं इनकी कितनी होगी, 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब बताओ मुश्किल चीज थी क्या ये, आसान है? एकदम क्लियर हो गया है कि सदस्य किनकी 570, किनकी 567 और किनकी 565। मैं चाहता हूं ये सवाल पूछा जाए आपसे एग्जाम में, है ना? ये सवाल क्योंकि बाकी से हटकर सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना? तो आपको इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़े। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर रुके हम यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते त्याग पत्र पर पद से हटाना। नियुक्ति किसने की, सेवा शर्तें कौन डिसाइड किया, वेतन भत्ते कौन डिसाइड किया, तो इस्तीफा भी कौन लेगा, केंद्र सरकार। बिल्कुल सही, केंद्र सरकार। अब देखो पद से किस प्रकार से हटाया जाता है। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों को पद से हटा सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। ठीक है, आपको यदि पद से हटाना है भारत सरकार को, जो कि केंद्र सरकार कहलाती है, तो आपको एक बार परामर्श करना पड़ेगा किससे, मुख्य न्यायाधीश से। क्योंकि आप किसे हटा रहे हो, न्यायालय के सदस्यों को हटा रहे हो,
और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी। तो ये इस प्रकार से हटा सकते हो, पर आधार क्या होंगे हटाने के? तो आधार होंगे ये, पहला दिवालिया, दोष सिद्धि, अनैतिक कार्य, मानसिक और शारीरिक अक्षमता, अन्य स्थान से वेतन प्राप्त और पद का दुरुपयोग। इन चीजों में से कुछ करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा और परामर्श करके फिर उसे केंद्र सरकार उस पद से हटा सकती है। क्लियर है? इसके बाद अध्यक्ष की मृत्यु या पद रिक्त होने की दशा में केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा किसी सदस्य को अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए। अल्पकालिक मतलब केवल नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक ही वो क्या बन सकता है? अध्यक्ष। वह तब तक ही पद पर बना रह सकता है जब तक कि अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए। कौन नियुक्त करेगा? अरे भाई, आपसे यदि सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि एक बात बताइए कि यदि एनजीटी में अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसके पास है? बताओ, केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल? किसके पास है? बस ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और आपको आंसर बनना चाहिए किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। क्लियर है ये चीज अच्छे से? पद से हटाने वाला टर्म एकदम क्लियर है। जांच के पश्चात कौन जांच करता है? सुप्रीम कोर्ट। हटाता कौन है? केंद्र सरकार। अब देखना, अन्य अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगी? देखो, अन्य अधिकारी की जब बात होती है मतलब अन्य अधिकारियों की जब आवश्यकता पड़ती है तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। किस आधार पर करेगी? वो जिस प्रकार की भी रीति या नीति बनाएगी उस आधार पर करेगी। अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष के अधीन रहकर करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। वेतन भत्ते का निर्धारण निर्मित रीति या अधिनियम के आधार पर होगा, जो कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार। क्योंकि जो रीति है, निर्मित रीति है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार। यहां देखा ना आपने, केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष द्वारा निर्मित रीति से, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां। अधिकरण का अध्यक्ष ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित की गई है। मतलब बोला गया है कि अध्यक्ष को वो शक्तियां प्राप्त हैं जो केंद्र सरकार ने डिसाइड करके रखी हुई हैं। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है। एनजीटी के कार्य देख लेते हैं। इतना समझने का कार्य तो देख लें उसके हम, है ना? चलो, कार्यों को देखने से पहले चलो हम लास्ट में एक बार करेंगे रिवाइज उसको। चलिए, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी और उनका जल्दी क्या करना? निपटारा करना। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनता में जागरूकता और अभियानों को क्या करना? जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है। वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना। अगर ये सारे अधिकरण ना हो, पर्यावरण को लेकर जागरूकता ना हो, तो हम जैसे मनुष्य तो सारे पर्यावरण को वैसे ही नष्ट करके रख देंगे, है ना? वैसे ही आपने देखा होगा क्या हाल है हमारे पर्यावरण का। वो तो किस्मत से एक राष्ट्रीय उद्यान नामक चीज बना दी मनुष्य ने, तो हमारे जो जीव जंतु हैं और कुछ जो वन क्षेत्र है वो सुरक्षित है और संरक्षित है। वरना आज हम खेल रहे होते उनके जंगल में, उनको दौड़ा रहे होते शेरों को, है ना? ये कंडीशन होती। और फिर हम आज की जनरेशन को बता रहे होते कि ये होता है चीता, जो हमारे पिताजी या उनके दादाजी के जमाने में पाया जाता था, है ना? ये चीज ना झेलनी पड़े मनुष्यों को। एक बात बताओ, मनुष्य बुद्धि में तेज है, ये बात तो सही है, क्योंकि पशु की दृष्टि में देखा जाए तो मनुष्य बुद्धि में तेज और ज्यादा विकसित है ना? पर क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? उनके अंदर जो प्राण नामक चीज होती है वो नहीं है क्या? है ना? तो वो जब अपनी, वो कभी बोलते हैं कि तुम लोग दाल चावल क्यों खाते हो? नहीं बोलते ना। तो उनको भी जंगल में उनको शिकार करने दो ना, उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने दो। आपको क्या तकलीफ होनी चाहिए? अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप उनके मुंह के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो वो तो आपको शिकार के तौर पर देख रहा है ना। आप तो मित्र हो नहीं उनके, बिछड़े दोस्त, कि मेरा दोस्त आया गले लगा लूं मैं। वो तो आपका शिकार ही करेंगे। तो उन्हें उनके क्षेत्र में सुरक्षित रहने दिया जाए और हम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण ना करें, क्योंकि वो तो हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते। वो बेचारे करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, है ना? वो आके हमसे डर जाते हैं, हम उनसे डरते हैं। आज तक ये चीज ठीक नहीं हो पा रही कि कौन किससे डरता है ना? ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना। पर ये जो आपका अधिकारों का हनन है, ये किससे संबंधित होना चाहिए? पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी को छेड़ा गया है, मुझे क्या दो? मुआवजा दो। ऐसा नहीं होता है ना? यहाँ पे पर्यावरण संबंधी अधिकारों की बात हो रही है।
एनजीटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि यदि एनजीटी को लगता है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है पर्यावरण की दृष्टि से कैसा है, खराब है, और इससे क्या हो सकता है, कल को नुकसान हो सकता है, तो उस पर क्या लगवा सकता है, लगवा नहीं सकता, एक्चुअल में वो सिफारिश कर सकता है कि आप इस क्षेत्र में वो कार्य ना करें, और ये गलत है। और एनजीटी इतना पावरफुल है, इस चीज को मानो कि एनजीटी के कुछ आदेश बाध्यकारी भी होते हैं पर्यावरण, क्योंकि ये क्षेत्र किससे संबंधित है, पर्यावरण। तो इसमें किसी की मनमानी तो चलेगी नहीं, जो गलत है तो वो गलत है। ये तो किसके कार्य होगा, ये एनजीटी। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मान लेते हैं कोई पेट्रोलियम का टैंकर जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है किसी अच्छे फॉरेस्ट वाले जोन से होते हुए, अब ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब वो जब ब्लास्ट हो गया तो आसपास के जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंच गया। बेटा क्या कर रहे हो, क्या है सामने, बाल सेट करना है, आओ हम करवा देते। कहाँ ध्यान होना चाहिए। तो जब टैंकर गुजर रहा है, अब वहां पे विस्फोट होता है, तो विस्फोट होता है तो आसपास के जीव जंतुओं को या फिर पेड़ पौधों को नुकसान होगा। तो जब पेड़ पौधों को नुकसान होता है तो ये एनजीटी सरकार को बोलता है कि इस क्षेत्र को हानि पहुंची है, इस क्षेत्र पर आप ध्यान दीजिए और फिर से क्या कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। ये बताने का काम भी कौन करता है, आपका एनजीटी करता है। यानी पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को कौन देख रहा है, आपका एनजीटी देख रहा है। इसके बाद ये 7 प्रकार के आपके अधिनियम है, याद रखना। एनजीटी जो भी काम करता है वो इन 7 अधिनियम के अंतर्गत जो कानून आते हैं उनके वही कर। आपसे सवाल पूछा जाए कि कितने कानूनों के अंतर्गत एनजीटी सुनवाई करता है या कार्य करता है, तो आंसर होना चाहिए कितने। इसको बिल्कुल अभी दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये ना 6 है ना 8 है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कितने कानूनों या अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करता है, तो क्या आंसर होगा, 7। इनको याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लेना। जैसे कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम, वन अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण पर्यावरण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। इसके अंतर्गत जो भी चीजों का हनन होगा या जो कृत्य होंगे या जो कानून इसके अंतर्गत लिखे हैं उसकी सुनवाई कौन करता है, उसकी सुनवाई एनजीटी करता है। कितने कानूनों के तहत, 7 कानूनों के तहत। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, कितने कानून, 7 कानूनों के तहत एनजीटी क्या करता है, सुनवाई करता है। क्लियर है ये चीज। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अब आप देखो कि इन चीजों पर कुछ किया गया और देखा गया कि इनका क्या किया जा रहा है, हनन। या सरकार ने कोई ऐसी योजना बना दी कि क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप किसके पास जा सकते हो, एनजीटी, क्योंकि एनजीटी एक अर्ध न्यायिक संस्था भी तो है। तो आप एनजीटी के पास जाकर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि ये इस कानून का उल्लंघन है, और एनजीटी फिर उस पर क्या कर सकता है, सुनवाई भी कर सकता है और सरकार से सिफारिश भी कर सकता है या उस कार्य पर रोक भी लगवा सकता है। कितने आधारों पर, इन 7 आधारों पर। इसके बाद अधिकरण की शक्तियां एवं कार्रवाई। अब थोड़ा सा अपना जो दिमाग है अब एकदम केंद्रित रखना, क्योंकि लास्ट ईयर पीएससी ने यहां से सवाल पूछा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां देखेंगे। देखो, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर क्या किया जा सकता है। अगर एनजीटी कोई डिसीजन सुनाता है पर्यावरण से संबंधित वाद में और वो मुझे पसंद नहीं आया या वो किसी व्यक्ति को पसंद, तो कितने दिन है, 90 दिन। 90 दिनों के भीतर आप किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि एनजीटी ने जो निर्णय दे दिया वो दे दिया। अब हम किसके पास अपील कर सकते हैं जाके, तो यहां इंपॉर्टेंट कितने दिन, 90 दिन। यदि एनजीटी के द्वारा दिए गए डिसीजन के विरुद्ध आपको अपील करना है तो आपके पास कितने दिन है, 90 दिन। कहां जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए, ठीक है। यदि 90 दिनों के भीतर अपील नहीं की जाती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर है कि वह अपील स्वीकार करे या न है। अब आपने 90 दिनों के अंदर अपील नहीं की और सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहां बैठे जो जस्टिस हैं या जज हैं वो डिसाइड करेंगे कि उस अपील को वो स्वीकार करें या ना करें। अच्छा, ये बात क्यों बोली गई, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पर्यावरण से कुछ किसी का नुकसान तो बहुत हो जाता है, पर उस समय वो व्यक्ति कंडीशन में नहीं होता कि वो अपील कर सके, या पहले वो बात सुनेंगे कि क्या वजह थी कि तुम 90 दिनों तक यहाँ पर नहीं। अगर उन्हें लगता है कि जो आंसर दिया गया वो उचित है कि हाँ ये इस वजह से
नहीं आ पाए तो वो उसको ग्रहण कर लेंगे, वरना उसको सुनवाई फिर वो नहीं करेंगे। तो कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा यदि आप किससे खुश नहीं है? एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्णय से खुश नहीं है। अब अगली चीज, एनजीटी के लिए आवेदन या अपीलों को उनके दाखिल होने की तारीख से 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य। यदि एनजीटी के पास कोई मामला या वाद आया है तो एनजीटी के पास कितना समय है? 6 माह है उस वाद को निपटाने के लिए या उसको एकदम सॉल्व करने के लिए। कितना समय? 6 माह। 6 माह। क्योंकि एनजीटी अदालतों की तरह एक वैधानिक निर्णायक निकाय है, हमने बोला ना अर्धन्यायिक निकाय है, इसलिए पर्यावरणीय मामलों में इसका अब याद रखना, एनजीटी पर्यावरण मामलों में किस अधिकार से दखल देता है या किस अधिकार से निर्णय सुनाता है? तो मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये चीज जो आसान दिख रही है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहां लिखी हुई है। एनजीटी अदालतों की तरह एक वैधानिक निर्णायक निकाय है। वह किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसकी सुनवाई करता है? तो वो करता है मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा अधिकार? मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये पॉइंट समझ में आए? यदि आप एनजीटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो कितना समय है कहां जाने के लिए? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे लेना है या नहीं। इसके बाद एनजीटी के पास यदि कोई वाद आता है तो कितने दिन है उसको सॉल्व करने के लिए? और एनजीटी ये जो कार्य कर रहा है ये उसके मूल और अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चीजें समझते हैं। अब देखना, जब भी एनजीटी कोई आदेश, निर्णय या विचार पारित करता है तो वह सतत विकास के सिद्धांत को लागू करता है। कौन से विकास को? सतत विकास के सिद्धांत। जब भी एनजीटी कोई कानून, एनजीटी कोई निर्णय पारित करता है तो किस विकास के अंतर्गत आएगा? सतत विकास। साथ ही एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भी लागू करता है। ठीक है, एनजीटी जब कोई डिसीजन देता है तो वो किस सिद्धांत को लागू करता है? तो 3 नाम अभी याद कर लो। पहला, सतत विकास का सिद्धांत, अगर ये दिख गया ऑप्शन में तो ठीक है। दूसरा, एहतियाती सिद्धांत, अगर ये दिख गया तो ठीक है, वरना आपसे जो पूछा जाएगा मैं वो बता देता हूं। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करता है। तो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को कौन लागू करता है? एनजीटी। क्लियर है? इसके बाद अब ये 2 लाइन है, बहुत ध्यान से समझो इनको। देखो, अधिकरण के पास यदि पर्यावरण संबंधी न्याय निर्णय मामले तथा स्वीकार किए जाएंगे। अब देखो, मानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित कोई मामला किसके पास आया? एनजीटी के पास आया। ठीक है, जो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो वो जो मामला है वो एनजीटी के अंतर्गत 6 माह के भीतर आ जाना चाहिए। कब तक? अभी जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने 90 दिनों तक नहीं आया तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। वैसे ही यदि पर्यावरण संबंधी कोई मामला एनजीटी के समक्ष 6 माह के भीतर आता है तो वो उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 6 माह के भीतर नहीं आता है तो वो एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगे। परंतु यहां पर एक चीज है, एनजीटी अलग से कुछ परिस्थितियों में कितने दिन देता है? 7 दिन देता है, पर वो सामने वाले की युक्ति युक्त निर्बंधन को सुनने के बाद कि आखिर कारण क्या था, रीजन क्या था कि आप 6 माह तक हमारे पास इस वाद को लेकर नहीं आ सके, इसलिए एक्स्ट्रा 7 दिन देता है। यानी अगर 6 माह की डेट समाप्त हो चुकी है उस वाद को हुए हुए और वो पहुंचता है उसके 2 या 3 दिन बाद, तब भी 7 दिन का एक्स्ट्रा समय उसको दिया जाएगा। पर तब जब एनजीटी सुनेगा उसका कारण और एनजीटी मानेगा कि हाँ जो कारण दिया गया है वो एकदम उचित है, तो एनजीटी उसकी अपील को क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। पहले एनजीटी देगा कितने दिन? 6 माह। 6 माह में आप जाकर अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, और नहीं तो अलग से कितने दिन? 7 दिन। परंतु ये 7 दिन हर किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये एनजीटी के स्वविवेक पर निर्भर है कि वो देना चाहता है या नहीं। अब सुनना, ये हो गया पर्यावरण मामले। दूसरा जो मामला होता है प्रतिकर, प्रतिकर मतलब होता है क्षतिपूर्ति। वह अनुतोष मामले मतलब राहत, मतलब जब कहीं पे पर्यावरण से संबंधी कोई घटना होती है तो वहां के लोगों की, नागरिकों की कंपनसेशन से संबंधित यदि कोई मामला आता है तो कितने वर्ष? अभी कितना समय दे रहा था? 6 माह। अब वो बोलते हैं कि इन मामलों को आप 5 वर्ष तक लेकर हमारे पास
आ सकते हो, और अगर आप किसी रीजन से 5 वर्ष तक लेकर नहीं आए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परंतु यहां पर भी वो सेम फॉर्मूला कॉपी करता है और कितने दिन अतिरिक्त देता है? 7 दिन। पर ये एनजीटी के स्वविवेक पर निर्भर है कि वो 7 दिन उसे देना चाहता है या नहीं, देना चाहता है या नहीं। तो देखो, यदि पर्यावरण मामले आए हैं, अब हम इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि एनजीटी ने एक निर्णय सुनाया, और ये जो निर्णय है उससे आप नाखुश हो, ठीक है, तो आप अपील कहां कर सकते हो? तो आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आपके पास कितना समय है? 90 दिन। और ये जो 90 दिन है, इसके बाद यदि ये वाद आए तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये किस पर निर्भर करता है? ये सुप्रीम कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर करता है। चलो, ये हो गई कंडीशन नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट, यदि कोई मामला आता है किसके पास? एनजीटी के पास कोई मामला आता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए एनजीटी के पास कितना समय है? 6 माह के भीतर उसे उस मामले को या वाद को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि एनजीटी के पास पर्यावरण से संबंधित मामला आता है, तो वो कितने माह के भीतर आना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर अनिवार्य है। और एक्स्ट्रा दिन कितने देता है? 7 दिन। परंतु वो उसके स्वविवेक पर निर्भर है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और यदि आपके क्षतिपूर्ति, अनुतोष या अनुतोष मामले आते हैं, तो कितना समय? 5 वर्ष के भीतर आ जाने चाहिए। आप 5 वर्ष तक चले जाओ कि वहां पर भूकंप आया था, उसकी वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए, आप इस पर सुनवाई करो और सिफारिश करो सरकार से कि मुझे क्या दे दे? कंपनसेशन। कब तक आ सकते हो? 5 वर्ष तक। अगर नहीं आए तो एक्स्ट्रा कितने दिन? 7 दिन दिए जाएंगे। परंतु ये 7 दिन भी एनजीटी के स्वविवेक पर निर्भर करता है। क्लियर है? 5 माह, 5 वर्ष, 5 वर्ष है ना, 5 माह बेटा, 5 माह तो उसको दोबारा घर बनाने में चला जाएगा, वो भूल जाएगा एनजीटी नाम की कोई चीज होती जहां मुझे कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। यहां पर आपका माह है, कहां पर? यहां पर 6 माह है। इसीलिए मैं ये चीज आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज पूछी गई है एग्जाम में लास्ट ईयर, ठीक है। क्लियर है ये? अब लास्ट चीज है अन्य तथ्य। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? लोकेश्वर सिंह पंता। प्रथम अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता, वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब जस्टिस क्यों लिखा ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि या तो ये सुप्रीम कोर्ट से आए हैं या तो ये हाई कोर्ट से आए, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है जस्टिस। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन ना करने पर दंड भी देता है। अब अधिनियम में जो लिखी चीजें हैं, अगर उसका उल्लंघन करोगे तो एनजीटी दंड देता है। दंड में वो क्या देता है? एक निश्चित समय के लिए कारावास, जो अधिकतम कितने वर्षों के लिए हो सकती है? तो एनजीटी जो कारावास देता है वो अधिकतम कितना हो सकता है? 3 वर्ष। वरना वो आप पे लगाएगा फाइन, निश्चित आर्थिक दंड, जो कितने रुपए तक हो सकता है? और ऐसा नहीं है, एनजीटी ने लगाया भी है ना, 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों। आपको कारावास भी मिलेगी 3 वर्ष की, और आपको 10 करोड़ तक का फाइन भी देना पड़ेगा। सोचो कितना मजा आता होगा, है ना। कारावास तो मिली ही मिली, और साथ में 10 करोड़ का फाइन भी देना पड़ा। क्लियर है? तो ये था हमारा एनजीटी। समझ में आया? अध्यक्ष कहां से आए? उनकी एज लिमिट क्या थी? सुप्रीम कोर्ट वालों की एज लिमिट कितनी थी? 570, हाई कोर्ट वाले और जो हमारे वो थे विशेषज्ञ 5। किसने नियुक्ति करी? इस्तीफा किसे सौंपेंगे? सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? अन्य कर्मचारी लाकर कौन देगा? क्लियर है? आसान था। एनजीटी की कार्य समझ में आए, संरचना समझ में आई। अब अंतिम चीज बता दो, किस अधिनियम के तहत बना है ये? 2010। और कब बना है ये? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।